वेलकम टू बुरहान टेक लैब। आज की वीडियो में हम पांडास लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे। पांडास बेसिकली एक डाटा एनालिसिस की लाइब्रेरी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे मेरे पास जो एनवायरनमेंट देख रहे हो वो एनाकोंडा का एनवायरनमेंट है जिसमें मैं जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर रहा हूँ। और जुपिटर नोटबुक काफ़ी फेमस है और रिकमेंडेड भी है। अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि पाईचार्म यूज़ करना चाहते हो या कोई और एनवायरनमेंट आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेड ये है कि जुपिटर नोटबुक यूज़ किया जाए। इसके लिए थोड़ा सा अगर आपने प्रीवियस ओवरव्यू लेना है तो पाइथन की वीडियो हमारी एक ऑलरेडी जो है अपलोडेड हो चुकी है। नमपाई के बारे में हम सीख चुके हैं, तो उनको आप देख सकते हो। उन दोनों वीडियोज़ का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो भी काफ़ी वहाँ से हेल्प थोड़ी सी मिल जाएगी आपको बेसिक एनवायरनमेंट के हवाले से। तो पांडास से स्टार्ट करते हैं। पांडास बेसिकली एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, फिर पाइथन में लिखी गई है। और नमपाई बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम सीखा था उसकी स्पीड को जो है ये अडॉप्ट करती है डाटा एनालिसिस और डाटा प्री प्रोसेसिंग के हवाले से। और रिच है काफ़ी, जिसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। और स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो वेस मैकेनी एक साइंटिस्ट था जिसने इसका स्टार्टअप लिया था। बाद में चैंग शी जो है उसने उसको ज्वाइन किया था सन 2012 में, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये एक लाजमी जो है टूल अपना जो है वो बन गया है सीखने के हवाले से, कि इसकी लाजमी जो है वो इंटीग्रेशन डाटा साइंस में होती है। इंस्टॉल कैसे करनी है? इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप सिंपल अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे। एनाकोंडा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, वहाँ जाके आप सिंपल लिखोगे पिप इंस्टॉल पांडास, तो ये इंस्टॉल हो जाती है। और अगर आप कोई और एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पर भी इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, अब एक सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पैदा ये होता है कि वाई पांडास, पांडास क्यों ज़रूरी है? पांडास बेसिकली जो है बिग डाटा को ना बहुत अच्छे से डील करती है। अब इस बात का क्या मतलब है? हमारे पास जो है ना डाटा काफ़ी बड़ा होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एक्सेल जो है वो डाटा एनालिसिस के लिए समहाउ यूज़ होता था किसी टाइम तक। अब ये है कि जब आपका बिग डाटा की बात की जा रही होती है ना, तो उसमें एक्सेल जो है सम टाइम जो है वो हैंग हो जाता है या आपकी चीज़ों को लोड करने में बहुत टाइम लगाता है। तो पांडास हमारे पास बेसिकली नमपाई की स्पीड को लेके आता है और उसकी वजह से हम इजीली इसमें अपनी डाटा एनालिसिस को आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक वजह है कि पांडास बहुत ज़रूरी है। और ओपन सोर्स है, फीचर बहुत ज़्यादा है इसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए। और एक्सेल की इंटीग्रेशन भी इसमें आ गई है कि अगर आपके पास कोई डाटा पहले से एक्सेल में मौजूद है तो आप उसको आसानी से इंटीग्रेट करके पांडास के अंदर लोड कर सकते हो। और बिग डाटा के साथ काफ़ी आसानी से डील कर लेता है इसका, जिसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फीचर्स की अगर बात की जाए तो डाटा क्रिएट किया जा सकता है इसमें, डाटा राइट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और इसके अलावा डाटा की प्री प्रोसेसिंग, यानी उसमें हमने कोई वैल्यूज़ चेंज करनी है यानी उसको सेट करना है, कोई रोज़ ऐड करनी है, कोई कॉलम डिलीट करना है। और एनालिसिस उसमें काफ़ी आसानी से हो जाता है। मैनिपुलेशन यानी उसको हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, पांडास की डाटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मेनली दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं इसमें हमारे पास। एक होता है सीरीज, एक होता है डाटा फ्रेम। सीरीज बेसिकली वन डायमेंशनल अरे होती है। अगर हम वन डायमेंशनल अरे की बात करें तो वो एक तरह का सीरीज डाटा स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम डाटा फ्रेम की बात करें, जो कि एक फैंसी सी टर्म है, आसानी से इसका मतलब ये है कि डाटा फ्रेम बेसिकली एक टेबुलर डाटा है। कुछ रोज और कॉलम्स को मिला के एक डाटा तैयार किया गया है, दो या दो से ज़्यादा डायमेंशनल पे बेस है, तो उस चीज़ को कहा जाता है पांडास में डाटा फ्रेम। तो यहाँ पे उसकी जो एक टेक्निकल डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ सकते हो कि अगर आपके पास वन डायमेंशनल अरे है तो वो बेसिकली आपके पास सीरीज डाटा यह कहलाएगा। और अगर आपके पास टू डायमेंशनल अरे है तो वो बेसिकली आपके पास डाटा फ्रेम की फॉर्म में उसको हम डिनोट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पांडास को हमने इंस्टॉल कर लिया, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया हमने। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पांडास के ज़रिए एक डाटा क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि पांडा की डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, नमपाई के ऊपर। तो हम नमपाई को भी ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अगर नमपाई की कुछ फीचर्स आगे जाके यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम नमपाई को भी यहीं पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करना मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि नमपाई बेसिकली इंपोर्ट हम करना, इंपोर्ट नमपाई। और एज एनपी, एनपी एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कोडिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और इसी तरह से हम पांडास को भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी अगेन यहाँ पे एक तरह का शॉर्ट फॉर्म हमने लिया है। तो इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। रन करना बहुत आसान है, आप यहाँ से रन कर सकते हो या फिर आप सिंपल अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर भी क्लिक करके इसको रन कर सकते हो। अच्छा, अब
सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हमने एक डाटा क्रिएट करना है। तो डाटा क्रिएट करने के लिए मैं आपको दोबारा पाइथन में लेके जाना चाहूँगा। पाइथन में हमने एक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था डिक्शनरी का। तो उसमें हम डिक्शनरी में क्या करते थे? डिक्शनरी में हमारे पास की और वैल्यू पेयर होता था, ठीक है? और हम उसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी में हमने नाम रख लिया डिक्शनरी 1 और आगे कर्ली ब्रैकेट में हमने की और वैल्यू पेयर में कुछ चीज़ें रैंडमली ले ली हैं। तो लेट्स से कि मैंने नाम लिया, नाम में मैंने एक लिस्ट पास कर दी, अली, अजहर, अहमद, उस्मान या, और मार्क्स में जो है मैंने रैंडमली मार्क्स ऐड कर दिए। सिटी में मैंने कुछ रैंडमली सिटीज़ यहाँ पे जो है वो लिख ली हैं। तो ये मैंने क्या किया, एक तरह की डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पे कोडिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है वो समझाने पे फोकस करूँ। तो कोडिंग ऑलरेडी जो है पहले से लिखी हुई है और हमारा जो मेनली फोकस होगा वो सारा जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब हम इस डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो वो कैसे करेंगे? वो हमने क्या किया, सिंपल एक डीएफ नाम का बनाया वेरिएबल। डीएफ मतलब आसानी के लिए हमने कह दिया उसको डाटा फ्रेम। और पीडी में एक बेसिकली क्या एट्रीब्यूट पाया जाता है या एक की है आपके पास डाटा फ्रेम के नाम से, और आगे हमने आर्गुमेंट में उस डिक्शनरी का रेफरेंस दे दिया जो हमने डिक्शनरी यहाँ बनाई थी। तो अब हम उसको चेक करना चाहते हैं, दोबारा डीएफ लिखेंगे और इसको रन कर देंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में एक डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से पांडास में डाटा फ्रेम क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, आप एक बिग डाटा भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से पांडास में क्या होता है, डाटा फ्रेम क्रिएट होता है। अब यहाँ पे डाटा फ्रेम में आपके पास रोज है, कॉलम्स में, रोज के नाम हमने ऑलरेडी दे दिए थे और आपको साइड पे नजर आ रहा होगा कि 0 1 2 ये इसकी क्या है, ये बेसिकली इंडेक्सिंग है, ठीक है? ये उसने ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, अब ये डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हम इसको सेव करना चाहते हैं, और सेव मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सेल की इंटीग्रेशन होती है। तो हम सेव कर सकते हैं डॉट एक्सएलएस फॉर्म में भी, जो कि एक्सेल की एक एक्सटेंशन है, या जो एक फॉर्मल तरीका है उसको सेव करने का, एक होती है एक्सटेंशन डॉट CSV। तो CSV बेसिकली एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एक्सेल की ही एक एक्सटेंशन है। तो एक्सेल में ही इसको ओपन किया जाता है, तो ये हम यूज़ करेंगे बेसिकली, और ये बेसिकली एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर देगा आपको इस टेबल की। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपने वही डाटा फ्रेम जो आपने बनाया था उसमें आगे फर्दर एक एट्रीब्यूट है to_CSV, और आगे आर्गुमेंट में आपने उसका नाम देना है, कोई भी नाम रखना चाहो, मैंने यहाँ पे डाटा कह दिया उसको, और .CSV उसकी एक्सटेंशन। तो इस तरह से अगर आप इसको रन करोगे तो जो आपका मेन फोल्डर है, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो, इस फोल्डर को, जिस फोल्डर में आप ये फाइल बना रहे हो, उस फोल्डर में आपके पास एक फाइल बन जाएगी data.csv के नाम से। इस फाइल को ओपन करोगे ना, तो इस फाइल में आपके पास वही डाटा होगा जो कि अभी आपने पांडास में बनाया, यानी आपके पास वही कॉलम्स हैं, वही यहाँ पे इंडेक्सिंग आ रही है। तो इस तरह से आपकी वो एक फाइल तैयार हो गई और वो फाइल ऑलरेडी सेव भी हो गई है। अब देखो इस डाटा में आपको ना यहाँ पे ये कुछ जो है इंडेक्सिंग जो नज़र आ रही है, आपको लगता है कि ये मुझे फिजिबल नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये होनी चाहिए। तो इसको रिमूव कैसे करना है, इसको रिमूव करने का तरीका अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए आप देखो हमने क्या किया, सिंपल वही कमांड कॉपी पेस्ट की है और उसमें मैंने आपको समझाने के लिए उसका नाम चेंज कर दिया, data2 रख दिया और कॉमा डाल के उसकी इंडेक्सिंग को फॉल्स कर दिया। यानी मैंने उसकी जो इंडेक्सिंग है, मैं नहीं चाहता, मुझे उसकी इंडेक्सिंग नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, एक और नई फाइल बनाएगा आपके फोल्डर में data2 के नाम से, और उस फाइल में आपको इंडेक्सिंग नज़र नहीं आएगी। देखो यहाँ से इंडेक्सिंग गायब हो गई है, बाकी रिमेनिंग ऑर्डर्ड फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में आपका बाकी डाटा सारा आ गया है। तो इस तरह से आप अपना डाटा क्रिएट कर सकते हो विदाउट इंडेक्सिंग। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये डाटा तो आ गया है, हम लेट से आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, बिग डाटा, जिसमें कोई 1000 रोज हैं, 1000 कॉलम्स हैं। तो उसमें अगर आपने पहली 2 रोज को चेक करना है, तो आपके पास एक कीवर्ड है डॉट हेड। तो डॉट हेड करोगे तो आपके पास पहली 2 रो आ जाएंगी। अब इसमें आगे मैंने एक आर्गुमेंट दिया है 2 का, आप 3 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। जैसे 3 मैं यहाँ लिखता हूँ तो मेरे पास पहली 3 रो आ जाएंगी। तो अपनी मर्जी से यहाँ पे एक आर्गुमेंट सेट कर सकते हो और अपनी मर्जी की पहली 3 रोज आप आसानी से देख सकते हो। इसी तरह से आपने बिलो 3 रोज को देखना है तो आप डॉट टेल की कमांड यूज करोगे और उसमें भी आप आर्गुमेंट दे दोगे कि आपने कितनी देखनी है। तो लेट से अगर मैं 2 देता हूँ तो ये लास्ट से 2 वैल्यूज, जो ये 2 वैल्यूज थी हमारी, इन दोनों को शो कर देगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज देख सकते हो कि आपकी वैल्यूज पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी। अच्छा, आगे जाके एक और कमांड आती है डॉट डिस्क्राइब।
ये क्या करती है, ये बेसिकली आपको एक ब्रीफ स्टैटिकल एनालिसिस देता है। स्टैटिकल एनालिसिस यानी हमारे पास उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और उसका मीन क्या है। ये बेसिक आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी अपनी स्कूल लाइफ में कि इसमें हम मीन निकालना हो किसी भी सीरीज का, तो अब मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा। एक दफ़ा इसको रन करते हैं फिर उसका डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। डिस्क्राइब बेसिकली अब देखो क्या कर रहा है आपके पास। डिस्क्राइब आपको एक तरह की आपके पास सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। तो सीरीज में क्या है, अब देखो पहले इस डाटा फ्रेम को देखो। यहाँ पे ये जो नेम वाला कॉलम है और सिटी वाला कॉलम है, इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सिर्फ मार्क्स वाला कॉलम एक ऐसा कॉलम है जिसमें हमारे पास एक इंटीजर डाटा है। तो सिर्फ उसी डाटा को लेगा ये और उसको डिस्क्राइब कर देगा किस तरह का, स्टैटिकल फॉर्मेट में। यानी उस पूरे कॉलम में, मार्क्स वाले कॉलम में उसका काउंट किया था, टोटल 4 वैल्यूज थी। उसका मीन क्या था वो मीन निकाल लेगा, उसका एक फार्मूला होता है, आपको आइडिया होगा इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेगा, मिनिमम वैल्यू क्या थी उसमें, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, उस पूरी सीरीज का 25% कितना था, 50% कितना था, 75% कितना था। तो ये बेसिकली एक छोटा सा पूरी सीरीज का, पूरे डाटा फ्रेम का एक एनालिसिस दे देगा कि उसमें क्या वैल्यूज पाई जाती हैं, उसका काउंट क्या है, उसका मीन क्या है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस पूरी सीरीज में, तो उस पूरे डाटा फ्रेम में, सॉरी। तो ये बेसिकली हम इस तरह से डिस्क्राइब करके उस पूरे डाटा फ्रेम का एक छोटा सा स्टैटिकल एनालिसिस ले सकते हैं। अगर आप इसकी बात करो ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में ही काफ़ी टाइम यूज़ होता है। अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल के हवाले से थोड़ा सा आइडिया हो, मैं मैथ में नहीं जा रहा यहाँ पे, तो वो आपको आइडिया होगा कि आपने जो है बेसिकली हम अपने स्कूल टाइम पे ये सारी चीज़ें पढ़ते थे कि मीन क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। तो अगर हम खाली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहें तो हमें 20 मिनट्स तो लगते हैं एटलीस्ट कि हम किसी भी जो है गिवन सीरीज का एक स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे पाइथन में हमारे पास पांडास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जस्ट एक लाइन में उसका सारा स्टैटिकल एनालिसिस निकाल सकें। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब हमने ये सीखा कि डाटा क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको रीड कैसे किया जाता है। अब ऑलरेडी आपके पास एक डाटा मौजूद है, ठीक है। मेरे पास एक फाइल है train.csv। ये फाइल मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फाइल में एक्चुअली है क्या। ये एक फाइल है, इसमें कुछ रोज और कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं और आपको बेसिकली ट्रेन का नंबर आ रहा है, स्पीड के कितनी स्पीड से वो मूव करती है और किस शहर से वो चलती है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाटा नजर आ रहा है। इस डाटा को मैंने क्या करना है, मैंने पांडास में इंपोर्ट करना है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि डाटा को रीड भी किया जाता है, क्रिएट तो करते हैं हम। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बनाया वेरिएबल और उसमें एक एट्रीब्यूट होता है pd.readcsv और आगे जाके उस फाइल का नाम, जो भी नाम होगा आपका। अगर तो वो फाइल सेम फोल्डर में पड़ी है तो आप खाली नाम दोगे, और अगर फर्ज करो कहीं और पड़ी है तो उस पूरा पाथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उस जगह वो मौजूद है। तो आप उसको एक दफ़ा रन करोगे तो आपके पास वही चीज़ यहाँ पे आ गई जो कि मैंने अभी आपको एक्सेल फाइल में दिखाई थी। तो इस तरह से हम पांडास में डाटा को रीड भी कर सकते हैं। अब रीड करने के मुख्तलिफ तरीके, मिसाल के तौर पे मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, यानी इसमें मुझे सिर्फ और स्पीड वाला कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेन जो मैंने उसको नाम दिया था उसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी उस कॉलम का नाम होगा वो मैं लिख दूंगा और मेरे पास सिर्फ वो कॉलम की वैल्यूज एज अ सीरीज आ जाएंगी। पहले एक क्या था, एज अ डाटा फ्रेम थी, अब मेरे पास सिर्फ स्पीड का एक कॉलम आ गया। और वो कॉलम क्या कहलाता है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो कॉलम एक सीरीज डाटा फ्रेम, सीरीज पांडास का डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा, स्पीड में स्पेसिफिक जगह पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे स्पीड का कॉलम है और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे लेके आए। तो वो क्या करोगे, आप सिंपल उसका नाम लिखोगे, जो भी आपने डाटा फ्रेम का नाम रखा है। मैंने यहाँ पे ट्रेन रखा था और आगे स्पीड जो कॉलम है और उस कॉलम में स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू 0 मैंने यहाँ दी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 81 वैल्यू थी, तो मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे जो है वो उसकी आ गई। अब आप उस स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, सेम फॉर्मेट है। लेट से मैं यहाँ पे जो ये 70 वैल्यू है स्पीड और 1 इंडेक्स पे जो 70 वैल्यू है इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो चेंज कैसे करूँगा, चेंज करने के लिए मैं एज इट इज़ ये लिखूंगा कि आपका जो डाटा फ्रेम का नाम है, जो कॉलम है, जो इंडेक्स वैल्यू है, और इक्वल का साइन डाल के मैं नई वैल्यू उसको पास कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा। लेकिन एक वार्निंग मुझे दे रहा है, वार्निंग वो मुझे ये दे रहा है कि a value is trying to set on a copy of a slice from data frame। यानी ये जो तरीका है ये ऑथेंटिक नहीं है डाटा फ्रेम में, डाटा पांडास में किसी भी वैल्यू को चेंज करने का। लेकिन उसने वैल्यू को चेंज कर दिया है ऑलरेडी। अगर मैं दोबारा ट्रेन लिखूँ ना यहाँ पे,
तो देखो आपकी वैल्यू यहाँ पे 80 हो चुकी है, जो कि पहले 70 थी। उसने वैल्यू को चेंज कर दिया है, लेकिन एक वार्निंग जनरेट कर दी है। और वार्निंग का मतलब ये होता है कि ये ऑथेंटिक मेथड नहीं है पांडाज में किसी भी वैल्यू को चेंज करने का। तो ऑथेंटिक मेथड क्या होगा वो हम अभी आगे जाके सीखते हैं कि ऑथेंटिक मेथड क्या होगा, लेकिन इसने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। अच्छा, अब इस फाइल को जो मैंने चेंज की है, कुछ इसमें मैंने मॉडिफिकेशन की है, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद मैं दोबारा इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 2CSV करके एक फाइल का नाम रख दिया, और उसके बाद अगर मैं इंडेक्सिंग को फॉल्स करना चाहता हूं तो फॉल्स को भी कर दूंगा। तो क्या होगा, एक नई फाइल जनरेट हो जाएगी आपके फोल्डर में train2 के नाम से, और उसमें आपकी वैल्यू भी चेंज होगी और आपका डाटा नया बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी तक जो हमने सीखा ना, इसमें हमने एक बेसिक पांडास को सीखा है कि बेसिकली पांडास में डाटा क्रिएट कैसे किया जाता है, डाटा को रीड कैसे करते हैं, डाटा में कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करनी है वो कैसे की जाती हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल बेसिक आपके पास एक सिनेरियो है पांडास का। अब थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं। पांडास सीरीज और पांडा डाटा फ्रेम का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर सिंगल रो या सिंगल कॉलम वन डायमेंशनल हो तो वो आपके पास पांडास की सीरीज कहलाती है, या अगर आपके पास कॉलम्स और रोज की फॉर्म में 2D या 3D या टू सॉन थोड़ा बड़ा डाटा आ जाए, वो क्या कहलाता है, वो एक पांडा का डाटा फ्रेम कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम numpy को यूज करते हैं और एक डाटा फ्रेम थोड़ा बड़ा साइज का बनाते हैं। ठीक है, मैंने एक बनाया वेरिएबल SR के नाम सा। ठीक है, और मैं कहता हूं कि पांडास की मुझे सीरीज बनानी है, और numpy हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसमें था एक रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन यूज करके 100 जो है वो एंट्रीज का मैं एक सीरीज पांडास की बना देता हूं। तो देखो आपके पास 0 से लेके 99 तक इंडेक्सिंग हो गई, और इसमें ये जो सारे क्या है, ये रैंडम नंबर्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम रैंडम numpy का रैंडम फंक्शन यूज करके पांडास की सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आपने वो कितनी लेंथ उसकी रखनी है। मैंने 100 रखी थी यहाँ पे। अब देखो इस तरह से हम पांडास का डाटा फ्रेम भी बना सकते हैं। मैंने बनाया पांडास का डाटा फ्रेम, एक नया नाम रखा न्यू डीएफ का, और आगे डाटा फ्रेम, और numpy को यूज किया मैंने रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन में मैंने कह दिया कि उसकी क्या होंगी, 100 उसकी रोज होंगी, 5 उसके कॉलम्स होंगे, और उसकी इंडेक्सिंग जो है वो अरेंज ऑर्डर में होगी। ठीक है, यानी उसका जो ऑर्डर है वो खराब नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली अरेंज फंक्शन और रैंडम फंक्शन ये हमने लास्ट वीडियो में numpy में सीखा था, तो अगर वो किसी की मिस हो गई है तो वो देख सकता है जाके numpy। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक 0 से लेके 100 रोज का और 5 कॉलम का एक रैंडम डाटा फ्रेम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 100 रोज उसने नहीं दिखाई, बीच में से उसने डॉट 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 कर दिया है, और बेसिकली ये बताना ये चाह रहा है कि ये 0 से लेके 100 तक आपके पास एक रैंडम डाटा फ्रेम जनरेट हो गया है। तो इस तरह से डाटा फ्रेम जनरेट हो सकता है। अब यहाँ पे हेड चेक करना है, तो हेड चेक कर लो। यहाँ पे मैंने देखो गौर करो, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी। मैंने लास्ट टाइम 2 दी थी, 3 दी थी, वो भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली छोड़ देते हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 5, यानी आपको 0 से लेके 4 तक आपको वैल्यूज दिखा देगा वो। इसी तरह से आपने इंडेक्स चेक करना है, कितने इंडेक्स है इसके अंदर, तो वो आपको जितने भी इंडेक्स होंगे 0 से लेके 100 तक, क्योंकि हमने देखा था कि 100 का है, तो वो सारे इंडेक्स की एक अरे आपको जनरेट करके दे देगा। और इस तरह से कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी चेक कर सकते हो आप डॉट कॉलम की कमांड से, तो वो आपको बता देगा कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप 5 पे हो रहा है, और स्टेप काउंट 1 का है। तो इस तरह से आप कॉलम भी चेक कर सकते हो उसमें। अच्छा, अपने डाटा फ्रेम को numpy में कन्वर्ट करना है, यानी क्या, ये जो वैल्यूज हैं आपकी, जो ये रैंडम वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप numpy में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से, to_numpy के जरिए। तो आप देखो कि आपके पास काफी बिग अरे जनरेट हो गई है, और उसने पूरे डाटा फ्रेम को numpy में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी कर सकते हो। अगर आपके पास जो डाटा फ्रेम है उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी रोज को कॉलम्स में तब्दील करना है, तो .t कमांड के जरिए अब इसकी 5 रो हो गई हैं और 100 कॉलम्स हो गए, तो इस तरह भी कर सकते हो। इसके अलावा इंडेक्सिंग को सॉर्ट करना है, तो इंडेक्सिंग को भी सॉर्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। तो यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास आप देख सकते हो कि 0 से स्टार्ट हुआ था, तो अब उल्टा हो गया, यानी उसने ऑर्डर्ड उसका असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स कर दिया है। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। अब एक चीज और है, आपने जो रैंडम डाटा फ्रेम बनाया है उसका नाम दिया था न्यू डीएफ। तो न्यू डीएफ का आप नाम चेंज कर सकते हो व्यू डीएफ। मैंने क्या किया, न्यू डीएफ का नया नाम रख दिया व्यू डीएफ।
ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं व्यू डीएफ में ज़ीरो इंडेक्स पे, ज़ीरो कॉलम पे कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। ये वैल्यू कौन सी होगी? ये वैल्यू आपकी होगी ये वाली, कि आपके पास ज़ीरो इंडेक्स पे, ज़ीरो कॉलम पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सिंपल आप क्या करोगे? व्यू डीएफ ज़ीरो जो रेफरेंस कॉलम का, ज़ीरो रेफरेंस रो का, और आपने वैल्यू कुछ भी लिख दी रैंडम, और आप चेक करोगे तो आपके पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक नाम बनाया है, तो ये थोड़ा सा एरर आ गया है यहाँ पे, तो आप क्योंकि पहले वाले को रन नहीं किया था हमने, तो देखो ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई है। किसमें? न्यू डीएफ में। यानी आपने चेंजेस की थी व्यू डीएफ में, लेकिन आपने चेक किसको किया है? न्यू डीएफ में। तो ये क्या हुआ है? ये प्रॉपर आपका नाम खाली चेंज हुआ है, आपने कॉपी मेथड प्रॉपर नहीं यूज किया। अगर आप चाहते हो कि एक न्यू डीएफ कॉपी हो जाए, तो उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, कॉपी मेथड, उसको यूज करना पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो वो क्या होगा कि आप एक में चेंजेस करोगे, दूसरे में भी वो चेंजेस हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर मेथड नहीं है। आपको एक प्रॉपर मेथड कॉपी करना है, तो आप कॉपी की कमांड यूज करोगे कि न्यू डीएफ को कॉपी कर दे, किसमें? कॉपी डीएफ में। ये आपने एक नया नाम रख दिया। अगर आप ऐसे करते हो तो आपने ये चेंज कर दी वैल्यू। अब आप दोबारा कॉपी डीएफ जो नई आपने बनाया है उसमें कोई चेंजेस करो, ज़ीरो रो पे, ज़ीरो कॉलम पे आप एक नई वैल्यू चेंज कर दो, तो आप दोबारा उसका हेड चेक करोगे ना न्यू डीएफ में, तो आपको वो क्या करेगा? चेंज नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि आपने इसको कॉपी किया था। जैसे कि होता है नॉर्मली हम एक फोल्डर कॉपी करते हैं किसी और जगह पे, और आप एक फोल्डर में चेंजेस करते हो तो दूसरे फोल्डर में वो चेंजेस नहीं आती है, तो ये प्रॉपर एक कॉपी मेथड होता है। इसी तरह से पांडास में भी एक कॉपी मेथड होता है, तो वो प्रॉपर यूज करोगे तो आपकी एक डाटा फ्रेम में होने वाली चेंजेस दूसरे में नहीं होंगी। तो इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। तो आप कॉपी डीएफ का हेड चेक कर सकते हो, देखो उसने उसको वहां तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ था क्योंकि हमने प्रॉपर कॉपी किया है उसको। अब इस तरह से पांडास में एक फंक्शन होता है लॉक फंक्शन। लॉक फंक्शन क्या करता है? लॉक फंक्शन के जरिए भी हम जो है वो पांडास में चेंजेस कर सकते हैं। एक तो हमने सीखा कॉपी मेथड क्या होता है, कॉपी मेथड के जरिए भी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेथड है पांडास में एलओसी, लॉक फंक्शन। तो लॉक फंक्शन के जरिए भी आप क्या करोगे? रेफरेंस दोगे, ज़ीरो रो, ज़ीरो कॉलम, और आगे नई वैल्यू पास करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से भी वैल्यू चेंजेस हो जाती है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इस तरह से आप कॉलम्स के नाम चेंज कर सकते हो अपने किसी भी डाटा फ्रेम में। मेरे पास यहाँ पे क्या नाम आ रहे हैं? 0 1 2 3 4। अब मैं इसके नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने कॉलम लिखा और आगे लिस्ट पास कर दी और लिस्ट में लिख दिया ABCD, और अगर मैं दोबारा हेड चेक करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके नाम सारे चेंज हो गए। इसी तरह से आप कोई खास स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट, अब नया नाम आपने क्या रखा? नया नाम आपने ए रख दिया, तो अब इसको किस तरह चेंज करोगे? यहाँ पे रो का रेफरेंस दोगे, 0 रो, और ए कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको इससे रिप्लेस कर दें, तो इसको इस तरह से एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे नई वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरह से आप किसी खास कॉलम और खास रो को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी लॉक फंक्शन यूज होता है। लॉक फंक्शन में हम क्या करेंगे? 1 2 ये हमारे जो रो है उसका रेफरेंस है, और C और D कॉलम है, तो आप इसको अगर आप रन करोगे तो आपके पास वो स्पेसिफिक उसके अंदर से टुकड़ा बाहर आ गया, यानी एक तरह से स्लाइस हो गया है। तो इस तरह से हम लॉक फंक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये था बेसिकली हमारा ना एक ओवरऑल पांडास क्या होता है, किस तरह से काम होता है, इसमें हमारे पास कॉपी कैसे होता है, डाटा क्रिएट कैसे करते हैं, डाटा जो है वो रीड कैसे किया जाता है, और बेसिक छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस हम करना चाहें तो कैसे करते हैं। अगर तो ये आपको वीडियो सारी समझ आई है ना आज की, तो एक छोटा सा आपका टास्क है, आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इस सवाल को पढ़ो कि क्या ये सवाल आप कर सकते हो। ऑब्वियसली आप ये कर सकते हो। अगर आज का लेक्चर ये वाला आपको समझ आया ना, तो ये आप टास्क जो है वो खुद ही कर सकते हो। इसका सोल्यूशन मौजूद है, नीचे ही इसका सोल्यूशन मौजूद है। ये फाइल जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये फाइल आपको कोड की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस टास्क को करो। असल में टास्क बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें परफॉर्म करना ही बहुत ज़रूरी है। सुनना ठीक है, सुनते हो आप लोग, लेकिन उसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये टास्क करो, इसके बाद हम इसका जो एक एडवांस ऑपरेशंस है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो अभी के लिए यही है कि आप इसको वीडियो को पॉज करो और इस टास्क को परफॉर्म करो, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताओ कि आपका कमेंट में क्या आंसर आया, ठीक है। ये फाइल सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, अपना सोल्यूशन मैच कर लेना बाद में।
तो हम आगे मूव करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं पांडास के डाटा फ्रेम्स, ठीक है, कि डाटा फ्रेम में कौन से ऑपरेशंस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी फाइल यहाँ पे लिखी हुई है, हम जो है वो सीखने पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, कोडिंग हमने ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, अपने जो लाइब्रेरीज है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। लाइब्रेरीज बिल्कुल वैसे ही इंपोर्ट करनी है जैसे हमने पहले की थी। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें आ गई हैं, हमने लास्ट अभी पढ़ा था लॉक फंक्शन, अब आगे आता है आई लॉक फंक्शन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। लॉक फंक्शन होता है कि कोई भी हम किसी भी वैल्यू को हम उसके रो से जो है नाम से एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें रो का नाम था ना ए, या रो का नाम था कुछ भी हमने रखा, या कॉलम का नाम हमने रखा, उस कॉलम के नाम से हम उस रो को या कॉलम को एक्सेस करते हैं, उस चीज़ को कहते हैं लॉक फंक्शन। अगर आप उस कॉलम के इंडेक्स नंबर से उस रो या कॉलम को एक्सेस करो तो उसको कहते हैं आई लॉक फंक्शन। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। लॉक फंक्शन में क्या होता है, दोबारा सुनो, लॉक फंक्शन में ये होता है कि आप किसी भी कॉलम को उसके नाम से एक्सेस कर सकते हो या रो को, वो सारा हम लॉक फंक्शन में करते हैं। अब आई लॉक फंक्शन में क्या होता है, आई लॉक फंक्शन में हम बेसिकली उस रो या उस कॉलम के इंडेक्स नंबर से चीज को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, और यही बात यहाँ लिखी हुई है कि लॉक फंक्शन इज अ लेबल बेस्ड, यानी लेबल बेस्ड है, which means that you have to specify rows and columns based on their row and columns label। और आई लॉक फंक्शन है इज एन इंटीजर पोजीशन बेस्ड, यानी उसकी जो इंटीजर वैल्यू होती है, इंडेक्स पोजीशन वैल्यू होती है। सो यू हैव टू स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम्स बाय देयर इंटीजर पोजीशन वैल्यूज, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया, ये आप वही बातें हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली लॉक और आई लॉक में क्या फंक्शन होता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने समराइज करके भी यहाँ लिख दिया है कि लॉक फंक्शन बेसिकली नेम बेस्ड है, और जो आई लॉक फंक्शन है वो क्या है, इंडेक्स पोजीशन बेस्ड है। तो इन दोनों को एक दफ़ा ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपना एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डाटा फ्रेम वही हमने 15 रोज ले लिए हैं, 5 कॉलम ले लिए हैं, और अरेंज फंक्शन यूज करके उसको अरेंज कर दिया है, और कॉलम्स के नाम यहीं पे रख दिए हमने ABCD, ठीक है। अलग से भी रख सकते हो आप, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली देखा। तो आपके पास ये 15 रोज का एक डाटा फ्रेम तैयार हो गया। अब इसमें हम लॉक फंक्शन यूज करेंगे। लॉक फंक्शन यूज करके हम C कॉलम में वो वैल्यूज सेट करना चाहते हैं जो लेस देन 0.3 है। अब हमारे पास C कॉलम ये वाला है, इस C कॉलम में जो लेस देन 0.3 वैल्यूज है उनको एक्सेस करना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, सिर्फ वही वैल्यूज लेके आएगा यहाँ पे जो कि लेस देन 0.3 है, आप देख सकते हो। इसी तरह से आप एंड फंक्शन यूज करके C कॉलम और D कॉलम में लेस देन 0.4 और ग्रेटर देन 0.1 वाली वैल्यूज भी लेके आ सकते हो, ठीक है। अब ये एंड फंक्शन क्या है, इसकी डिटेल हमने बेसिकली पाइथन में सीखी थी, क्या होता है ये, तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बताने लगा आपको। किसी की अगर मिस हो गई है तो वो पाइथन वाली वीडियो देख सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि C और D कॉलम में वो वैल्यूज आ गई हैं जो कि 0.4 और 0.1 से ग्रेटर हैं और 0.4 से लेस हैं। इसी तरह से अगर आप लॉक फंक्शन यूज करके स्लाइसिंग करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हमने अगर स्लाइसिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट लगाएंगे। ये स्लाइसिंग का हमने ऑप्शन पाइथन में भी सीखा था और नंपाई में भी सीखा था कि हमने डॉट अगर शुरू में लगाएं तो क्या उसका क्या मतलब होता है, और अगर बाद में लगाएं तो उसका क्या मतलब होता है। तो अभी हमने शुरू में लगाया तो हमारे पास सारे कॉलम्स जो हैं वो एलिमिनेट हो गए और सिर्फ C और D कॉलम सारा आ गया है। और अगर हम यही चीज़ हम बाद में लगाएं और हम यहाँ पे रेफरेंस दें तो हमारे पास वो 2 रोज आ गई हैं और बाकी सारी रोज जो है वो एलिमिनेट हो गई हैं। इसी तरह से आप कोई कॉलम ड्रॉप कर सकते हो। आप कहते हो कि मुझे ये E कॉलम जो है नहीं चाहिए अपनी मेन डाटा फ्रेम में, तो आप जो है वो डाटा फ्रेम में E कॉलम जो है वो उसको ड्रॉप कर सकते हो। आगे रेफरेंस दे दो एक्सिस। अब ये एक्सिस 0 और एक्सिस 1 का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में सीखा था नंपाई की वीडियोस में, वहां से आप देख सकते हो कि बेसिकली एक्सिस 1 और एक्सिस 0 क्या होता है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक्सिस 0 जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है और एक्सिस 1 जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो यहाँ पे अगर हमने कॉलम ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप का कमांड यूज करेंगे और आगे E कॉलम और उसके आगे एक्सिस 0। तो यहाँ पे E कॉलम जो है वो सारा ड्रॉप हो गया। इसी तरह से कोई रो आपने ड्रॉप करनी है तो रो ड्रॉप करने के लिए उस रो का जो है वो इंडेक्स नंबर आप दे दोगे, तो आपके पास वो रो जो है 5 नंबर रो यहाँ से क्या हो गई, ड्रॉप हो गई है। अब दोबारा एक दफ़ा हम डाटा फ्रेम चेक करना चाहें तो हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम को कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि हम सेव ही नहीं कर रहे हैं। हम जितने भी काम कर रहे हैं वो हम जस्ट उसको चेंज करते जा रहे हैं, हम सेव नहीं कर रहे। तो ये आपने वैल्यू सेव करनी है, चेंज करनी है, तो आप उसको क्या करो, या तो कॉपी मेथड यूज करो या फिर आप उसको एक नया वेरिएबल असाइन कर दो, ठीक है, और उसका एक नाम रख दो। जैसे कि आपने इन सब सारी वैल्यूज को चेंज करना है। हमने क्या किया था, हमने D और E कॉलम ड्रॉप कर दिया, हमने ये कुछ कॉलम रैंडमली ड्रॉप कर दिए। तो अब हम क्या कर दिया, हमने यहाँ पे नया उसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया। तो
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो कॉलम ड्रॉप हो गए। अब आप दोबारा चेक करोगे ना तो आपके पास वो जो कॉलम्स हमने ड्रॉप किए थे और जो हमने रोज ड्रॉप की थी यहाँ पे, वो सारी जो है वो आपके पास परमानेंटली ड्रॉप हो चुकी है, वो चेंज नहीं होंगी अब। ठीक है, अब इस फॉर्म में डाटा आपको अच्छा ही नहीं लग रहा तो आपके पास देखो जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 4 6, ऑर्डर खराब हो गया तो आप उस इंडेक्स को रीसेट कर सकते हो। किस तरह? रीसेट इंडेक्स का कीवर्ड यूज करके। तो आपके पास ये सारे इंडेक्स रीसेट हो गए और जो पुराना इंडेक्स था वो यहाँ पे नया कॉलम बन गया। तो अब ये कॉलम बुरा लग रहा है, इस कॉलम को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप ट्रू करके, या एक और फंक्शन होता है आपके पास इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अपने डाटा फ्रेम को चेंज करने के लिए नया नाम नहीं देना चाहते तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ कॉमा डाल के इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख दो, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब होता है कि वैल्यू को सेव कर दे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कॉपी कर सकते हो प्रॉपर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वो जो कॉलम था वो ड्रॉप हो गया और हमारी वैल्यू सेव हो गई। हालांकि मैंने यहाँ पे एक नया नाम नहीं दिया, उसका ऑल्टरनेट दिया है। ऑल्टरनेट क्या है? इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो इस तरह से ना पांडास में हर चीज के 2 या 3 मेथड्स होते हैं कि आप इस तरह कर लो, कॉपी मेथड यूज कर लो, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर लो, या नया नाम दे दो उसको। तो इस तरह से आपके पास डाटा जो है वो क्रिएट हो सकता है और सेव भी हो सकता है। अब ये हमने सारे पढ़े थे लॉग फंक्शन। अब बेसिकली आई लॉग फंक्शन, आई लॉग फंक्शन की हमने बात की थी कि आई लॉग फंक्शन इंटीजर बेस्ड है, यानी हम उसका जो पोजीशन होती है इंडेक्स की उसके जरिए हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पे 0 और 4 पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? 0 और 4 पे बेसिकली ये वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ABCD को एक्सेस करना है तो उसके लिए भी उसका इंडेक्स नंबर दोगे, जैसे 1 2, यानी A और B की बात की जा रही है, B और C की बात कर रही जा रही है। यानी अगर हम A को कहें 0, B को कहें 1 और C को कहें 2, तो यहाँ पे 1 और 2 मैंने कहा है तो आपके पास 0 और 1 वाली रो आ गई और B और C आ गया, यानी आपके पास ये दोनों इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू से हमने इसको एक्सेस किया है। तो इस तरह भी आप एक्सेस कर सकते हो। और आपका जो मेन डाटा फ्रेम है वो ओरिजिनल अनसेव्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे ना तो इन प्लेस ट्रू किया है ना हमने सेव किया है। इसी तरह से आपके पास एक सी कॉलम में आप चेक करना चाहते हो कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि खाली है, यानी आपके पास इस पूरे सीरीज में कोई ऐसी वैल्यू जो कि मौजूद एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको आप चेक कर सकते हो इस नल की कमांड से। इस नल में क्या होगा कि बता देगा कि भाई आपके पूरे उसमें कोई खाली वैल्यू तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे फॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि नल है। अगर होती तो यहाँ पे ट्रू आ जाता। इसी तरह से हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम क्या करते हैं, सी कॉलम की सारी वैल्यूज को नन कर देते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, सी वाली सारी वैल्यूज को उसने नन कर दिया। अब हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो हमारे पास नन बेसिकली एक ड्रॉप वैल्यू है। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पे एक फाइल दूंगा, उस फाइल का नाम है सुपर हीरो। इस फाइल को देखते हैं कि इस फाइल में है क्या। ये फाइल है आपके पास, ठीक है, इसमें कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं। आप देख सकते हो कि ये जो है बेसिकली आपकी जो है वो डेट आ गई। ठीक है, इसमें नेम में क्या है, सुपरमैन है, बैटमैन है, कैट वुमैन है, और टॉय में आपके पास बैट मोबाइल है। हमें सुपरमैन का टॉय नहीं पता, हमें कैट वुमैन का टॉय नहीं पता, हमें सुपरमैन की बॉर्न कब जो है डेट ऑफ बर्थ वो नहीं मालूम, और कैट वुमैन की नहीं मालूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कॉलम हमारे पास, कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि खाली हैं। ठीक है, तो इन सेल्स को हमने कैसे डील करना है, इसको हम बंद करते हैं और इस फाइल को रीड करते हैं। रीड करना मैंने आपको सिखाया है कि पांडास में रीड कैसे किया जाता है। तो आप एक बनाओगे वेरिएबल, रीड करोगे और सुपर हीरो डॉट CSV, तो आपके पास ये वही चीज़ थी तो मैंने भी आपको एक्सेल में दिखाई है। यानी आपके पास जो नन वैल्यूज थी उसकी जगह क्या आ गया, नन। अब इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आता है ना, तो आप सिंपल एक छोटी सी कमांड यूज करोगे। उस कमांड को कहते हैं ड्रॉप NA या ड्रॉप NA एक्सिस 0 पे, दोनों वैलिड है। तो आप इसको रन करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज जो खाली थी, नन वैल्यूज थी, 0 वैल्यूज थी, एम्प्टी वैल्यूज थी, वो सारी ड्रॉप हो गई हैं और आपके पास जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी, जो एग्जिस्ट करती थी, वो आ गई हैं। इसी तरह से आप किसी कॉलम में ड्रॉप NA करना चाहते हो तो उस जो है वो कॉलम का रेफरेंस दे दोगे तो बता देगा कि आपके पास यही कॉलम ऐसा था जिसमें कोई नन वैल्यू नहीं थी, बाकी दोनों कॉलम्स में नन वैल्यूज हैं। तो इस तरह से कुछ आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो, डाटा प्री प्रोसेस कर सकते हो अपने डाटा में कि किस तरह से वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती, खाली है, 0 है, नन है। इसी तरह से अगर आप इसको सेव करना चाहते हो आप इसको सेव कर लो, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, आपने इस वैल्यू को सेव कर लिया। अब आपके पास एक और छोटी सी ड्रिल है।
ड्रिल ये है कि एक और हमारे पास CSV फाइल है जिसका नाम है आइस शॉप। इसको देखते हैं कि ये फाइल क्या है। ये हमारे पास एक फाइल है आइस शॉप की। इसमें क्या है, ब्रांड है, स्टाइल का कॉलम है, रेटिंग का कॉलम है। ब्रांड में हमारे पास कुल्फा 2 बार आ गया, पैरालाइन एक आइसक्रीम है, मैंगो 2 बार आ गया, चॉकलेट 1 बार आ गया, और हमने यहाँ पे स्टाइल लिख दिया, कप में है, वो पैक है, उसकी रेटिंग कितनी है 4 आउट ऑफ 5, 3.5 आउट ऑफ 5। तो इस तरह से हमारे पास ना एक डाटा है जिसमें कुछ हमारे पास ना कुछ ऐसी वैल्यूज है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह का हमारे पास एक डाटा सेट मौजूद है। ठीक है, इस डाटा सेट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पांडास में लेके आते हैं। ठीक है, वो हमने तरीका ऑलरेडी देखा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो हमारा डाटा सेट ऑलरेडी आ गया है। अब यहाँ पे इस डाटा सेट में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डुप्लीकेट जो बार बार रिपीट होने वाली वैल्यूज हैं उनको एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट मौजूद है ड्रॉप डुप्लीकेट का। उस एट्रीब्यूट को मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डुप्लीकेट सारे रिमूव हो जाएंगे एक ही आपके पास जो है वो कमांड में। तो देखो कुल्फा 2 बार आ रहा था, वो ड्रॉप हो चुका है। आपके पास मैंगो 2 बार आ रहा था, वो ड्रॉप हो चुका है। तो देखो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब सीखी जाती है ना, तो उसमें हमारे पास नन वैल्यूज नहीं आनी चाहिए क्योंकि मॉडल ट्रेन नहीं होगा। हम बेसिकली अपनी तैयारी कर रहे हैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की तरफ, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो पांडास और नमपाई की जो लाइब्रेरीज हम सीख रहे हैं ना, बेसिकली ये इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हम इनके ज़रिए अपने डाटा को प्री प्रोसेस कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, उस डाटा का एनालिसिस कैसे करना है, तो वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे वो फंक्शंस हैं, वो आपके पास जो है वो सारी एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं पांडास में, जिसके ज़रिए हम किसी भी डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं या आसान से प्रॉपर अल्फाज में प्री प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर दिया। हम किसी ब्रांड में डुप्लीकेट्स ड्रॉप कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रांड आपका एक कॉलम था, इसके अंदर क्या डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और आगे उसको सेव करना चाहते हो आप उसको सेव कर सकते हो, और ये आपकी फाइल जो है वो सेव हो गई है अब। और शेप चेक करना चाहते हो, ऑलरेडी आपके पास कोई डाटा है उसको इंपोर्ट करो, उसकी शेप चेक करना चाहते हो तो आपको बता देगा कि 4 आपके पास जो है वो इसमें रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। और इन्फो चेक करना चाहते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फो से क्या मुराद है, इन्फो बताएगा कि ये डाटा फ्रेम क्या है। ठीक है, उसमें एंट्रीज कितनी है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट वैल्यूज हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, उसने मेमोरी कितनी कंज्यूम की है आपकी स्टोरेज, और उसकी डाटा टाइप क्या है। तो ये इन्फो जो है ना सब बेसिकली किसी भी डाटा फ्रेम को इंपोर्ट करने के बाद पहला काम होता है जो हम सबसे एंड में कर रहे हैं। बताने का मकसद ये था कि इन्फो बेसिकली एक ओवरऑल आपका सिनेरी होता है, एक समरी होती है पूरे डाटा फ्रेम की, उसके अंदर क्या मौजूद है, किस टाइप का डाटा है और कितनी उसने बाइट्स कंज्यूम की है। तो ये बेसिकली एक पांडा का मैंने आपको ओवरऑल छोटा सा सिनेरियो समझाया है कि पांडास में क्या क्या होता है, और बहुत हम डिटेल में नहीं गए यहाँ पे। एक हमने नटशेल में बात की है कि पांडास में एनालिसिस किस तरह करते हैं, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं डाटा की, डाटा को प्री प्रोसेस कैसे किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है, राइट कैसे किया जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एक टास्क मैंने आपको दिया था वो आप ज़रूर परफॉर्म करना। और ये जो फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं इस पांडास के, ये दोनों फाइल्स आपको कोड की फॉर्म में और PDF की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ डाटा सेट यूज़ किए हैं जैसे कि सुपर हीरो और आइस शॉप का डाटा सेट एक्सेल की फॉर्म में था। ये सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे रेलेवेंट वीडियोस हम पढ़ चुके हैं पहले पाइथन के हवाले से और नमपाई के हवाले से, वो उन दोनों के भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेन चीज़ है प्रैक्टिस करो। सुन लिया है आपने, बड़ा अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस जब तक हैंड्स ऑन नहीं करोगे ये सारी चीज़ें दिमाग से आउट ऑफ रेंज हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करो और उसके बाद अपने जो आंसर्स हैं और उसको शेयर करो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई सवाल अगर आपका है तो आप अपनी कमेंट में बताओ मुझे क्या आप सीखना चाहते हो AI के हवाले से, मशीन लर्निंग के हवाले से। वैसे तो हमारी सीरीज़ चल रही है ऑलरेडी। तो दैट्स इट फॉर टुडे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।